दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्मबली त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप लोग हमें यूट्यूब पर देखते ही हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जरा आपसे कुछ अपनी पर्सनल बातें करूं, जिससे कुछ लोग जान जाए मैं कौन हूं। तो दोस्तों, मैं यूपी का रहने वाला हूं, गोरखपुर जिले का। मेरा जन्म जो है 1960 20 मई को हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था 1960 में, तो आप लोग नौजवानों को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे उम्र के हैं, जो हमसे ज्यादा उम्र के हैं, उनको ये पता होगा। उस समय गांव में सुविधाओं का बहुत ही अभाव था। न सड़कें थी, न लाइट था। हैंडपंप तो ठीक था, पानी शुद्ध था पीने के लिए। तो समस्याओं में सब लोग थे। बहुत लोगों की जो है 80% घर जो है झोपड़ी हुआ करता था, और 20% ही में जो है 18% जो है घर जो है खपरेल का होता था। घर देखिए खपरेल कैसा होता है। और कुछ ही लोगों का 1-2% जो है बिल्डिंग जो आज घर बन रहे हैं होता था। दरवाजे पर हम लोग सोते थे, चारपाई बिछी रहती थी, दरवाजे पर ही बैल होते थे, भैंसे होती थी, गाय होती थी। बरसात के सीजन में मच्छर काटते थे, उस समय न कोई गुड नाइट होता था और न कुछ मच्छर भगाने के लिए उपाय था। लोग क्या करते थे, शरीरों में सरसों का तेल पोत लेते थे, या जो जानवर भूसा खाते हैं, भूसे को जो है सुलगा लेते थे चारपाई के पास, और उसी से हम लोग रात गुजार लेते थे। सुबह उठते थे। उसके बाद प्राइमरी स्कूल था। एक खपरेल का मकान होता था, इधर लटका रहता था, इधर लटका था, जिसको बरामदा कहते हैं। और उसके बाद वहीं पर एक टाट, लोग कुछ लोग बोरियां ले जाते थे। उस समय प्लास्टिक था नहीं, ये चीनी वाली बोरी, ये खाद वाली बोरी, यूरिया खाद की, इसको हम लोग ले जाते थे, जमीन पर बैठते थे। गुरुजी एक कुर्सी पर बैठते थे, श्यामपट्ट होता था, और बड़ी गहराई के साथ, बड़े प्रेम के साथ गुरुजी शिक्षा देते थे, और लड़के भी बड़े ध्यान से सीखते थे। कहीं पीपल का पेड़ होता था, कहीं बरगद का पेड़ होता था, उसके नीचे शिक्षा चलती थी, नीचे बैठकर चलते थे। लेकिन शिक्षा बड़ी सॉलिड होती थी, और उनको रटाया जाता था जैसे गुरुकुल में कॉपी किताब नहीं होता था। गुरुजी बोलते थे और लड़के उसको कंठस्थ करते थे। उसी तब उस प्रकार की तो नहीं थी, लेकिन उससे मिलती जुलती जो है शिक्षा थी। प्राइमरी भी बोर्ड होता था, कक्षा 8 भी बोर्ड होता था, 10 भी बोर्ड होता था, 12 बोर्ड होता था। तो जो लड़के प्राइमरी कक्षा 5 में बोर्ड की परीक्षा नहीं पास कर पाते थे, वो अन्य स्कूलों में परीक्षा देने जाते थे, वह क्लास 6 में एडमिशन नहीं हो पाता था। जो प्राइमरी में वो पढ़ते थे, एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उसमें एक मुठिया बनी रहती थी, एक रस्सी डाल दिया जाता था, और उसी पर हम लोग कालिख पोतते थे, और एक बोतल से उसको रगड़ कर चमकाते थे, और चमकाने के बाद उसी पर जो है एक धागे से एक दुधिया होती थी, उससे हम लोग लाइनें खींचते थे, और एक नरकट की कलम से लिखते थे, और वहीं से हमारा शिक्षा शुरू हुआ। फिर कक्षा 6 में गए, 8 में गए, और हाई स्कूल के इंटर किए। उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे थे, तभी हम सेना में चले गए। हम लोग आजकल शहरों में लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, गांव में कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता है। सुबह उठिए, दरवाजे पर झाड़ू लगाइए, जानवरों को चारा डालिए, खेत की तरफ जाइए, यदि गेहूं कट रहा है, धान कट रहा है, वहां जाइए। मतलब दिन भर इतना चल लेते थे। जो आज के जमाने में मॉर्निंग वॉक 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं, हम लोग तो 4-5 घंटा मॉर्निंग वॉक ही हो जाता था। साइकिल हाई स्कूल में मिल गई थी। साइकिल मिल जाता था उस जमाने में, सोचते थे हमारे पास मारुति कार आ गई है। साइकिल मिलने का मतलब होगा कि आप थकेंगे नहीं। उसके बाद गांव में कुश्ती होती है, सुबह सुबह उठकर अखाड़े में चले जाते थे, तो वहां सपाट मारते थे, उठक बैठक करते थे, कुश्ती लड़ते थे। उसके बाद कबड्डी खेलते थे, ओल्हा पाती पीड़ों पर से कूदना खेलते थे, चीका खेलते थे। मतलब इतनी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाती थी कि मतलब मॉर्निंग वॉक से कोई मतलब नहीं था। सब लोग तंदुरुस्त रहते थे, खुश रहते थे, कोई झगड़ा नहीं होता था अमूमन। और उसके बाद जो है स्कूल से आते ही शाम को, अब गांव की जो माताएं हैं उनकी मैं बता रहा हूं, उसमें मोबाइल तो था नहीं। शाम होते ही हम लोग, एक मिट्टी का दीपक होता था, जैसे
गुलक बनाते हैं, उससे छोटा सा एक बनाते थे, ऊपर से ढक्कन बनाते थे, उसमें छेद होता था। माँ की फटी हुई साड़ी जो सूती होती थी उसी का बाती बना करके हम लोग पढ़ते थे। और हम अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं, और भी माँ भी ऐसी करती थी, कहती थी जब तक पढ़ना है तब तक दीपक जलाना, और जब नहीं पढ़ना है दीपक बुझा देना। वह रात को 10 बजे हम लोग के पास आकर चेक करती थी कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है या सो गया है, कहीं दीपक लुढ़क गया तो आग लगेगी, रजाई चद्दर गद्दे में आग पकड़ लेगा और बच्चा मर जाएगा। सुबह गांव में कोई बाथरूम वॉशरूम तो होता नहीं था, टॉयलेट होता नहीं था, तो औरतें जो है गांव की जो है भोर में 4 बजे उठती थी और वो खेतों में चली जाती थी, लेकिन हमारी माँ हम लोग को जगा जाती थी, उठो और पढ़ो। पढ़ते थे। ये है दिनचर्या। गेहूं भी काटते थे, अरहर भी काटते थे, सर पर ढोते थे, लेकर के आते थे, हर काम किसानी का करते थे और बड़ा मस्त रहते थे। आज हम शहर में हैं, लेकिन बचपना जो है पूरा गांव में गुजरा है। हाथ का पंखा होता था, हमारी दादी चलाते चलाते बूढ़ी होकर के मर गई, लेकिन हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि बिजली आएगी। लेकिन भगवान की कृपा से राजीव गांधी ने गांव गांव बिजली पहुंचाने के लिए प्लान बनाया और 85 में हमारे गांव में बिजली आई और मैं अपने गांव में जो है पहला आदमी था जो बिजली लगा। अब मैं बताता हूं कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी समय कुछ ऐसी समस्याएं कि मुझे नौकरी करना पड़ा और मैं भर्ती होने के लिए अपने गोरखपुर में एक गोरखा रेजिमेंट डिपो है, उस वहां पर भर्ती होती थी। तो उसमें मैं लाइन लगाया और आपको बताऊं कि बड़ी समस्याओं के साथ मैं उसमें भर्ती हुआ। 6 फरवरी 1980 में मैं सेना में चला गया। जब सेना में गया दोस्तों, तो जिस तरह से एक मेढक कुएं के अंदर होता है और वो सोचता है कि पूरी पृथ्वी यही है, इधर से छलांग मारता है, कुएं कुछ किनारे पहुंच जाता है और उधर से लगाता है, कहता है मैं तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा ले रहा हूँ। जब बाल्टी से गलती से वो बाहर आ जाता है तो पृथ्वी पर कूदता, तब उसको दिखाई देता है कि अरे पृथ्वी का अंत कहाँ है और शुरुआत कहाँ है। जब हम सेना में गए तो हमें अपनी औकात का पता चला। वहाँ कोई बंगाली है, गुजराती है, उड़ीसा है, मद्रासी है, सब हर पूरे हिंदुस्तान के लोग आए। कोई इंटेलिजेंट भी था, कोई पहलवान भी था। अब उनके साथ हमारी ट्रेनिंग थी और उसमें कंपटीशन का जमाना था। तो पहले तो बेसिक ट्रेनिंग होती है, खूब दौड़ भाग होती है, बंदूक चलाना होता है, सब कुछ है, ट्रेनिंग होती है, कुछ मैप रीडिंग होता है, नक्शा पढ़ते हैं। और उसके बाद आप लोग पिक्चरों में देखते होंगे कि एक पेड़ उधर होगा, एक पेड़ इधर होगा और उसमें एक बीच में रस्सा बांध दिया जाएगा। रस्से में एक, अभी मैं उसको वीडियो और डाल देता हूँ। उसके बाद एक रस्सी को पकड़कर चढ़ते हैं, फिर मंकी रोप बोला जाता है, उसको पैर फंसा करके इस पेड़ से चलते हुए उस पेड़ पर जा करके उतर जाते हैं। ये सब होता था। हम गांव के आदमी थे, तो कुछ लोग तो हमसे अच्छा कर लेते थे, कुछ लोग हमसे बुरा करते थे, लेकिन हर चीज को दोस्तों बड़ी मुश्किल से मतलब सीखा। परिश्रम, कहते हैं ना कि इंसान क्या नहीं कर सकता, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सील पर पड़त निशान। कहने मतलब यदि आप अभ्यास परमानेंट करते हैं तो एक जड़मत जो इंसान होता है, जिस बुद्धिहीन होता है, जिसकी बुद्धि नहीं खुली होती है, वह भी विद्वान हो जाता है। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। उसमें हमने किया। बंदूक कभी उठाई नहीं थी, लेकिन बंदूक भी चलाए, निशाने भी लगाए। उसके बाद 6 महीना ट्रेनिंग करने के बाद अब हम चले गए टेक्निकल ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं 6 फरवरी 1980 को जो मैं भर्ती हुआ था वह मेडिकल कोर था। अब वहां जाकर के पूरी किताब जो है अंग्रेजी में मेडिकल की थी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता था, पूरे शरीर का मानव संरचना और उनके कार्य। अब वो नई नई अंग्रेजी थी, उसको पढ़ने में बड़ी समस्या होती थी दोस्तों। हम गांव के ठहरे और सबसे बड़ी चीज क्या है कि पूर्वांचल जो यूपी है उसको लोग बिहारियों के नाम से सेना में बोलते हैं, ए बिहारी को कुछ नहीं आता है, सिर्फ बकवास करता है। तो दोस्तों बड़ा शर्म लगा, चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग का हो और चाहे वह टेक्निकल ट्रेनिंग का हो। हमने कहा कि देखो भाई, यदि यहाँ पर इज्जत कमाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। हमने बेसिक ट्रेनिंग में भी खूब मेहनत करके सीखा। जब दौड़ होती थी, बीपीटी होता था, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, बाद में 5 किलोमीटर हुआ। तो यदि उसमें 50 आदमी दौड़े हैं और आगे से 5 लोग आए हैं तो उस 5 में से एक मेरा भी
नाम होता था, नंबर होता था। पढ़ाई में थोड़ा घबराहट हुई, अंग्रेजी कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग की अंग्रेजी तो कमजोर होती है ईस्टर्न यूपी वालों की। उस जमाने में ज्यादा लोग अंग्रेजी जानते भी नहीं थे, तो बात लंबी हो जाएगी। तो KNOW नो कहते हैं, तो हमारे मास्टर साहब एक होते थे, वह कनऊ पढ़ाते थे। तो नेचर को नटूरी और फ्यूचर को फटूरी, यही अंग्रेजी चलती थी यूपी में, क्योंकि कक्षा 6 के बाद हम लोग अंग्रेजी लेते थे। लेकिन जब ऐसी आई और जब जमीर जागा, तो हमने पढ़ाई ऐसी शुरू की कि फिर जो हमारे पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर थे, जो गुरु जी थे, वो कहते थे कि हाँ, कोई लड़का हमको मिला है। 6 महीना पढ़ाई किए, उसके बाद डॉक्टरी की सारी बीमारियां पढ़े, सारी तो नहीं पढ़े, कुछ मोटी मोटी बीमारी पढ़ाई गई। फिर उसी को प्रैक्टिकल के लिए हम मिलिट्री हॉस्पिटल रानीखेत चले गए, और वहां से 9 महीने की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम लखनऊ आए। लखनऊ में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद वहां से फिर हमारी पोस्टिंग होती है मिलिट्री हॉस्पिटल जम्मू। वहां पर हमने अच्छा काम सीखा, और एक बहुत अच्छा चीज था कि उस समय 400 रुपये सैलरी मिलती थी हमको जम्मू में। और बादाम दोस्तों आपको याद नहीं होगा, आपको नहीं पता, 17 रुपये किलो मिलता था, और 5 रुपये किलो अखरोट और 5 ही रुपये किलो छोड़ा। 300 रुपये हम अपने घर बेचते थे, 100 रुपया रखते थे, जिसमें महीने में पॉकेट में रख लेते थे। 22 साल की उम्र थी। बादाम को ऐसे दांतों से फोड़कर खाते थे जैसे मूंगफली खाया जाता है, और पॉकेटों में 10, 15, 20 बादाम रख लेते थे। महीने में 2.5-3 किलो हम बादाम खा जाते थे, 1-2 किलो अखरोट खा जाते थे, 1-2 किलो छोड़े खा जाते थे। खूब दौड़ होती थी, इसलिए फिजिकल में कहीं कमी नहीं रही, और वहां पर खूब ड्यूटी किए। वहां से उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई श्रीनगर मिलिट्री अस्पताल में, वहां पर रहे। वहां पर लेकिन अब हमारे दिल के अंदर यह था कि हमें पढ़ना है, और जब मैं सेना माने के बाद जब मैं सीखना शुरू किया, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं रुका नहीं, और आज भी नहीं रुका हूं, आज भी सीखता हूं। आपके सामने टीचर से रिटायर होकर के भी आज वीडियो बनाता हूं, इसलिए आज मैं अलाइव हो रहा हूं आपको साथ। मेरी उम्र 66 साल चल रही है। आपको यदि मेरी कुछ बातें अच्छी लगे तो उसको ग्रहण कर लीजिएगा, फिर मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 92 हॉस्पिटल में जब हमारा 1 महीने के बाद टेस्ट होता है और पढ़ाई होती है, वहां पर पढ़ाया जाता है, पूरी मेडिकल की अलग अलग कोर्स बटे रहते हैं। एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर साहब थे, उन्होंने सारी दवाइयां जो होती हैं, मतलब अमूमन दवाइयां रख दी, और कहे एक एक को पढ़िए और बताते जाइए कि कौन दवा है, कितने ग्राम की है, किस बीमारी में काम आता है, और कितना डोज देते हैं। मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी दोस्तों, और मैंने सब बता दिया। डॉक्टर साहब बहुत प्रसन्न हुए, प्रसाद जी साउथ इंडियन थे, और उन्होंने कहा कि यदि तू अच्छी तरह से पढ़ा होता तो इस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर होता, MBBS। सिचुएशन बहुत कुछ होती है, गांव में बहुत कुछ नहीं पता होता है, तो जो भी था, जो नसीब में है वो तो मिलना ही मिलना है, जो नहीं नसीब में होगा नहीं मिलेगा। वहां से फिर हम जोधपुर आ गए पोस्टिंग। उसी समय 31 अक्टूबर 1984 को हमारी माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी के 2 सिखों ने हत्या कर दी थी। उस समय देश में कोई नहीं था, सेना मूव कर गई। उस समय हम फील्ड एम्बुलेंस होते थे। एक हॉस्पिटल होता है हमारा मेडिकल का, जो स्टैटिक है, परमानेंट रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, और ऐसे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, सेना लड़ती जाती है, वो मूव करते जाते हैं, उनको बोलते हैं फील्ड एम्बुलेंस, ADS, MAP, और ये सब चीजें होती है। हम लोग रातों रात निकल गए जैसलमेर की तरफ, उससे भी आगे रामगढ़, वहां पर हमने टेंट डाल दिया। लेकिन 1-1.5 महीना रहने के बाद सब कुछ ठीक था, वापस आ गए। फिर हमारी पोस्टिंग हो गई आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली, क्लास 1 करने के लिए। वही हमारा ट्रेनिंग सबसे लास्ट होता है मेडिकल का, और क्लास 1 में हम लग गए। 2 महीना पढ़ाई हुई, खूब पढ़े। हमने कहा पढ़ाई में फिर पीछे नहीं हटे, हम आपको बता दें, बार बार नहीं कहेंगे, खूब पढ़े। और जब हमारा टेस्ट हुआ, क्योंकि 2 महीना पढ़ाने के बाद क्लास 1 उसी को अलाउ किया जाता है जो उस टेस्ट में पास होता है, नहीं तो उसको 3 साल के लिए बैक भेज दिया जाता है। क्योंकि सेना में देखो तनख्वाह मिल गया, खाना मिल गया, काम करना है, तो बहुत लोग कहते हैं कि अब क्या पढ़ना है यार, अब तो सर्विस मिल गई। लेकिन इज्जत कमाने के लिए दोस्तों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिस्टरों के साथ ड्यूटी करनी पड़ती है। और एक महिला के बीच में एक डॉक्टर कहे ब्लडी यू डोंट नो एनीथिंग, या तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो बड़ा लाज लगता है। इज्जत बचाने के लिए ऐसा पढ़ो कि डॉक्टर वेरी गुड कहे, ब्लडी फुल ना कर सके।
आप लोग को सबको पता है, नौजवान भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे हमारी फौज के, वो भी बस हो सकता है चेहरा पहचान जाए। तो प्रियंका चोपड़ा जो मिस यूनिवर्स थी, है जो बनी थी, उनके पिताजी अशोक कुमार चोपड़ा उस समय मेजर थे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट थे, और उनकी माताजी जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट मधु चोपड़ा। चोपड़ा साहब ने हमारा टेस्ट लिया, मैंने भगवान की कृपा से पूरा का पूरा जवाब दे दिया। अभी चोपड़ा साहब नहीं है इस दुनिया में, नहीं तो वीडियो देखते तो कहते हाँ कोई इंसान बता रहा है। तो फिर मेरा नंबर नाम नहीं होता है, सिर्फ एक चेस्ट नंबर होता है। फिर एक मैडम रामेश्वरी थी, लेफ्टिनेंट कर्नल थी, उनके पास गए। मैडम रामेश्वरी ने हमसे भी प्रश्न पूछा, हमने भी उनको जवाब दिया। तो वहां से मेजर चोपड़ा साहब से पूछती है कि ये लड़का कैसा है, मतलब वह है कुछ बताया है कि नहीं बताया है। तो चोपड़ा साहब ने यूं अंगूठा दिखाया कि मतलब सब कुछ बता दिया है। तो मैडम ने भी अपना अंगूठा दिखाया कि हमारे यहाँ भी ऐसा है। फिर एक कर्नल पनिहानी साहब थे, फुल कर्नल थे, तो उनके पास गए, वहां भी टेस्ट दिए। एक प्रश्न उन्होंने ऐसा पूछा कि यदि मान लो सेना जा रही है और किसी के सर में खुजली हुआ और टोपी उतारा और तब तक एक जंगल में एक सांप ने उसके सर में काट दिया, अब तुम क्या करोगे? तो क्योंकि अमूमन बताया जाता है कि उंगली में यदि सांप काट लिया तो रस्सी यहाँ टूर्निकेट बांध दो, पैर में काट दिया तो यहाँ बांध दो, सिंगल बोन पर बांधना यहाँ पर, क्योंकि दो हड्डियों के बीच से भी ब्लड जाता है, लिम्फेटिक वेसल से भी जाता है। कहने मतलब है कि बहुत कुछ पूछा गया। तो कहा कि टूर्निकेट कहाँ बांधोगे? हमने कहा कहीं नहीं बांधे। बोला क्यों? टूर्निकेट तो बांधा सिखाया जाता है। हमने कहा यहाँ के बाद टूर्निकेट तो गला ही आता है, और गले में बांध देंगे तो यदि सांप से 3-4 घंटे मरेगा, हमारे बांधने से तो तत्काल ही मर जाएगा 1-1.5 मिनट में। लगे हंसने, फिर श्योर? हमने कहा सर श्योर। तो वहां पर ही हमने अच्छी पढ़ाई कर करके वहां से हमारी पोस्टिंग फिर आ गई आसाम, तिनसुकिया दिनजान में मिलिट्री अस्पताल में। वहां गए दोस्तों, वहां हमारे कमांडिंग अफसर साहब थे। इंटरव्यू के लिए जब हम गए तो उन्होंने कहा कि कौन से क्लास किए हो? 3, 4, 3, 2। हमने कहा नहीं सर मैं क्लास 1 हूँ। वो तो कुर्सी से ऐसे चपक गए, मात्र 26 साल में उम्र थी। फोटो आपको दिखाता हूँ, मैं और मेरे मिसेस का उसी समय का फोटो है। तो बोले अरे कितनी सर्विस हुई? हमने कहा 6 साल। बोले 6 साल में क्लास 1? हमने कहा हाँ। बोला कहाँ? हमने कहा आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, अभी वो आर हॉस्पिटल बन गया धौला कुआं में, पहले नैराना में था। बोले इतने कम समय में इतना क्लास कर लिया, जो यहाँ पर 17-18 साल में लोग करके आते हैं? तो हमने कहा सर कर लिया। बोले शादी की हो? हमने कहा हाँ। बोला फैमिली लाना है? हमने कहा। मेरे डॉक्यूमेंट भी पलट करके देख लिया, हाँ भाई क्लास 1 हूँ मैं। तो हमने कहा क्वार्टर मिल जाए तो सर लाऊंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा इंटरव्यू बाद में होगा, पहले जो हमारा इंटरव्यू करवा रहे थे एक सूबेदार साहब अमरनाथ, कहे कि भाई इसका इंटरव्यू बाद में होगा, और इंटरव्यू हो ही गया है, पहले इसको क्वार्टर दे दो, ये फैमिली लेगा, फिर हम इससे बात करेंगे। फिर दोस्तों मैं आ गया, घर आया, अपनी फैमिली लेकर के गया वहां पर। जब हम गए तो दुख की बात यह थी कि उस समय वह सीओ साहब को हार्ट अटैक हो चुका था, दोबारा मुलाकात नहीं। फिर उसके बाद वहां पर एक फायरिंग चली। तो फायरिंग चली तो फायरिंग में जो है ये हुआ कि जो टॉप होगा, जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा। हमने फायरिंग किया, और फायरिंग कर करके जो है हम जो है फिर छुट्टी आ गए घर। और उसके बाद जब हम गए तो हमारे एक नायक थे डोगरा, UR डोगरा थे, वो शायद अभी जिंदा होंगे, हिमाचल के रहने वाले थे। जब मैं गया तो बोला यार त्रिपाठी तुम्हें एक इनाम मिला है। हमने कहा मुझे किस चीज का इनाम मिला? भाई मैंने कौन सा काम कर दिया? बोला जो फायरिंग हुई थी की बलरामपुर में, उसमें तुम प्रथम आए हो। अब सोच लो दोस्तों, आदमी को अपनी औकात नहीं पता चलती है, वो तो दूसरा बताता है। जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो आपके पास कितना ताकत है उसे पता नहीं चलता है, लेकिन आगे वाले पर जब आप ताकत लगाते हैं तब आगे वाले को ढकेलते हैं। आगे वाला जब पीछे जाता है तो आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ताकत है, या पीछे वाला कहता है कि हाँ इसके पास कुछ ताकत है। फिर वो मेरा इनाम ले चुके थे। उस समय सीओ साहब शुक्ला साहब आ चुके थे, कानपुर के रहने वाले। और उसके बाद उसमें एक थोड़ा सा कुछ था, और एक हेयर फर्टिलाइजर तेल था, वो मिला। इनाम तो चाहे एक मिठाई का हो या सोने का मेडल हो, बराबर ही होते हैं। तो हमने वो भी प्राप्त किया। उसको आपको बता दूं, जब मैं दिल्ली में था तो हमारे एक मेजर किशोरी लाल थे, हम लोग फायरिंग में गए थे, और फायरिंग में जा करके फायर हो रहा था,
ये क्या बोलते हैं, हुमायूं का मकबरे के पास जंगल एरिया है। तो जब फायरिंग हो गया तो मेजर किशोरी लाल ने कहा कि जो हम लोग बंदूकों में एक कुप्पी होती बड़ी सी इतनी बड़ी होती है, और जहां पर वो टारगेट रहता है बम्बू एक बांस में नकली तीर के ऊपर आदमी फोटो लगाकर उसमें कागज लगा देते हैं, उसी को मारना होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा लड़ाइयों में, पिक्चरों में देखा होगा, तो उसी पर निशाना लगाना होता है। तो कुप्पी वहीं पर पड़ी थी। तो किशोरी लाल ने कहा, मेजर किशोरी लाल ने, और WTO थे, वर्ल्ड ट्रेनिंग वेपन, सॉरी, डब्ल्यू से वेपन ट्रेनिंग अफसर थे। उन्होंने कहा कि कोई हमारे में ऐसा इंसान है जो उस कुप्पी पर मार सके? तो किसी ने कुछ बोला नहीं। कोई 20 साल का नौकरी था, कोई 22 साल का था, कोई 15 साल का, मैं तो सिर्फ उस समय 5 साल का नौकरी वाला था। तो कहे कि सब खाते हैं, अंडा खाते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, इनको निशाना लगाने नहीं आता। किशोरी साहब ने बंदूक उठाई और कहे कि 3 गोली में 1 तो लगनी ही चाहिए कम से कम। किशोरी लाल साहब फायर किए और 3 गोली चलाए, 1 गोली कुप्पी में लगी और हवा में उड़ी। फिर मेरे अंदर का जमीर जागा दोस्तों। जब वो कहे कि बेइज्जती कर रहे थे, हमने कहा सर थोड़ा मैं कोशिश कर सकता हूँ। बोला कोशिश क्या करना है, आओ मैदान में आओ, 25-26 साल के नौजवान हो और पीछे खड़े हुए हो, आओ, हिम्मत हो तो आओ। हमने भी दोस्तों बंदूक उठाई, कुप्पी पड़ी थी वहीं पर, झूठ नहीं कहता हूँ, और हमने लेट करके यहाँ पर कंधे पर लगाई और हर गोली पर कुप्पी पर एक हिट निशाना मारा, और 3 गोली 3 बार हमने मारा। किशोरी लाल ने कहा पीठ ठोक करके, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं बंदूक तोड़ देता था। हमने कहा तोड़ दिया होगा सर आपने? तो कहा तोड़ दिया होगा नहीं, तोड़ दिया था। आप कौन से डिस्कशन करें? तो मुझे पता ये लगा कि हाँ मुझे निशाना लगाने आता है, और वही आसाम में जाकर के मैं जो डीप की फायरिंग थी उसमें प्रथम आया था। बचपन में ही गुलेल चलाता था, बिजली के तार जा रहे हैं उस पर निशाना लगाता था। कहते एकलव्य जैसे जंगलों में सीखा तो हमने भी सीखा। पर एक ही चीज मैं कहूंगा, सीखिए, यह संसार सीखने का बहुत बड़ा विद्यालय है। चाहे वह संस्कार सीखिए, विद्या सीखिए, जो सीखना चाहे, पर पॉजिटिव सीखिएगा, निगेटिव नहीं। क्योंकि एडिशन जो था मैं बच्चों को पढ़ाता था, जो आज ये बिजली के बल्ब जल रहे हैं, जो हम ग्रामोफोन जो टेप रिकॉर्ड होता है, ये सब उसने ही किया था। लेकिन उसने बहुत एक्सपेरिमेंट गड़बड़ भी किया था, और गड़बड़ होने के बाद ही, गिरने के बाद ही लोग संभलते हैं। जो गिरा ही नहीं, जो दौड़ा ही नहीं, वो गिरेगा क्या? और गिरेगा नहीं तो संभलेगा क्या? तो एडिशन ने, आप लोग पढ़े होंगे, लंबी वीडियो हो जाएगा, तो उसने जो है लाइट अमेरिका को दिया, और आज हम उस लाइट में आनंद ले रहे हैं। उसके बाद वहां से हमारी पोस्टिंग हो जाती है आसाम से हमारी दोस्तों निफा में। वहाँ बहुत ही क्रिटिकल केस था। वहाँ के कुछ सिपाहियों ने अपने कमांडिंग ऑफिसर, सेकंड इन कमांड और डॉक्टर साहब हमारे, उन तीनों को एक दिन पता नहीं क्या दुश्मनी थी, गोली मार दिया। उनकी लाश उसी दिन जान हॉस्पिटल में आई थी जहां मैं था। लेकिन प्रमोशन के साथ मुझे वहां पर पोस्टिंग कर दिया गया। कोई लाइट नहीं, बारिश ही बारिश होता था अरुणाचल में, हर जगह गीले गीले। वहां से भी समय काटे, फिर हम पठानकोट आए। पठानकोट से फिर हम पोस्टिंग चले गए कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, CMM, जबलपुर में फिर एक अवार्ड मिला हमको कि एक सूबेदार साहब थे, वहां लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड होती है। लेफ्टिनेंट जनरल के मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, जनरल साहब। लेकिन हर कोरों में, हर डिपार्टमेंटों में, हर एक रेजिमेंट का, हर एक कोर का एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसकी कमांड थी, वो थे। तो वहां पर गए, पता चला कि बहुत बड़ी कमांड है भाई, यहाँ बड़ा संभल के काम करना। एक दिन मैं बैठा था, हमारे डॉक्टर साहब थे, अभी वो जिंदा होंगे, तथागत चटर्जी। यदि वो वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे कि हाँ क्या सच्चाई है क्या झूठ है। तो ओ पैथोलॉजिस्ट का कोर्स जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कर रहे थे। मैं ही अकेला जो है, 4000 आदमी वहां पर ट्रेनिंग करते थे। कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, हर विदेशों से आदमी आते थे मैनेजमेंट का कोर्स के लिए। और वहीं पर एक सूबेदार SP ऐसे सीधे पर हाथ रख करके आ गए। हमने कहा हाँ साहब क्या हुआ, क्या बात है? बोले पंडित जी मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मैं अपनी पोती को जो है, जैसे चारपाई पर लोग बैठ के ऐसे खिलाते हैं, उलूर पुलूर कहते हैं हमारी भाषा में, उसको झूला झुलाते हैं, कर रहे थे, तब तक मेरे सीने में दर्द हो गया। हमने कहा आइए लेट जाइए, मैंने बिस्तर पर लेटा दिया।
हमने पूछा कि आपको कहीं दर्द हो रहा है? दर्द कहीं जा रहा है? तो बोले सीधे से मेरे दाँत में जा रहा है, जबड़े में जा रहा है। मैं समझ गया कि इनको हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि पढ़ाई हमने बहुत, यदि हमने वेपन ट्रेनिंग ठीक की तो हमने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की। मैं समझ गया कि इनको हार्ट अटैक हो गया है। हमने उनको एक टैबलेट निकाला, सॉर्बिट्रेट होता है, जीभ के नीचे दे देते हैं और वो लिए, और मेरे पास उस समय गाड़ी भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और तुरंत जो है मिलिट्री अस्पताल जबलपुर को लगाया। वहाँ एक मैडम सक्सेना या श्रीवास्तव थी, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि आप बिना मरीज़ को हिलाई-डुलाई लेकर आ जाइए। अब मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं मिलिट्री वो क्या कहते मोटर विभाग में फ़ोन किया तो कहते हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। फिर मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के अफ़सर्स होते हैं उनसे बात किया, और ये एसपी सिंह सब सुन रहे थे। तो उन्होंने फिर जहाँ मोटर के जो इंचार्ज होते हैं, गाड़ियों के इंचार्ज होते हैं, उनको कहे, बोले साहब हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है। तो वह सूबेदार रंग के थे, अब गाड़ी चलाने में वो शर्माते थे। तो कहे फिर आप क्या कर रहे हो? अंडे छील रहे हो? आप गाड़ी लेकर के आओ फटाफट। आप ड्राइवर ट्रेड में भर्ती हुए हो तो आप गाड़ी नहीं चलाओगे, सूबेदार बन गए तो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवकूफ़, कोई मरे मरे, लेकिन क्या करना है। फिर वो एक नायर करके गाड़ी लेकर आया, ये कहा कि मैं आपको अस्पताल इनको छोड़ दूँगा, पर मैं गाड़ी लेकर कहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा कुछ भी करो यार, पहले मरीज़ को तो अस्पताल भेजो। ले गए, वहाँ पर जैसे हमारी गाड़ी गई, बड़ी वाली गाड़ी थी, इनको आगे बैठा दिया था, मैं पीछे हो गया था। उसके बाद जैसे गाड़ी उस पर सीएम में लिखा रहता था, वहाँ पर तुरंत उस गाड़ी को उन्होंने मोड़ दिया और आईसीयू में इनको ले गए, आईसीयू में भर्ती हो गए। वहाँ से ईसीजी वगैरह जब हुआ, DIL होता है डेंजरस इल लिस्ट, मतलब डेंजर में है, और उसकी सूचना भी हमारे यहाँ सीएमएम में भेज दी गई। हमारे जनरल साहब उस समय जनरल मेजर जनरल थे चतुर्थ साहब, तो बड़े ही ईमानदार, ऑनेस्ट, सिंपल गांधी जी स्टाइल में थे। और उसके बाद जो है उनको सूचना मिली, 3 दिन के बाद डॉक्टर साहब को लिए, बोले चलिए हम लोग चलते हैं, जरा एसपी सिंह से मिलते हैं। मैं उस हॉस्पिटल में ही रह गया, इधर अपने यहाँ पर देखने के लिए गए। जब उनसे मिले तो बोले साहब कैसे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? बोला साहब ऐसे ऐसे दर्द हुआ था, और हमारे यहाँ जो त्रिपाठी जी हैं, यदि वो न होते तो मैं आज यहाँ जिंदा ना होता। उन्होंने तुरंत समझ गए मुझे क्या तकलीफ है, और तुरंत एक दवा दिए। मेरे जहाँ मैं लेटा था वहीं फ़ोन है, वहीं से उन्होंने गाड़ियों का व्यवस्था किया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली, हॉस्पिटल में बात किए, उसके बाद हमें बैठाए, लाकर एडमिट कराए, फिर पैदल ही वहाँ से वो अपने वो घर गए, क्योंकि वो गाड़ी कहीं चली गई थी। यदि वो न होते तो आज मैं न बचता। उससे पहले की थोड़ी-सी घटना बता दूँ, हमारे यही जनरल साहब शुगर टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में गए, क्योंकि हम लोग के पास तो टेस्ट करने का कोई साधन नहीं था। तो वहाँ पर भाई जनरल साहब हैं, यहाँ पर इतने पीतल अशोक लगे हुए कैंची लगी हुई है, अ, और उसके बाद देख करके हर एक हवलदार सिपाही आदमी घबरा जाता है, तो उनका ब्लड निकालने के लिए वो घबरा जाते हैं, निकालते हैं। तो उन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने 5 बार इनके शरीर में सुई चुभोई, तब बड़ी मुश्किल से जाकर इनका खून निकाला। आज जनरल साहब आए तो आकर के हमारे डॉक्टर साहब को बुलाए, बोले यार हॉस्पिटल में गया, ये देखो पूरा छेद कर दिया हमारे हाथ में, मैं दोबारा खाना खा के टेस्ट कराने मैं नहीं जाऊँगा। यदि कुछ हो सके तो आप खुद आप लोग खून निकाल कर मेरा भेज देना, वहाँ तो मुझे बहुत चुभा है। तो दोस्त चाहे जनरल हो या कर्नल हो, चाहे सिपाही, डर तो सबको होता है। अब डॉक्टर साहब को तो कह दिए। अब डॉक्टर साहब आए, मैं और एक उदयलाल थे, अभी उदयलाल जिंदा होंगे, आराम से राजस्थान के थे। कहे भाई ऐसी है, जनरल साहब का ब्लड लेना है। यदि जनरल साहब का ब्लड यदि एक प्रिक में निकल जाता है, एक बार सुबह में निकल जाता है, तो हम लोग का नाम जनरल साहब के टॉप लिस्ट में हो जाएगा कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। यदि नहीं निकाल पाए तो हम लोग भी उसी हॉस्पिटल को के माफिक हो जाएंगे कि हॉस्पिटल वालों ने 5 बार में ब्लड निकाला। अब जो है हमारे डॉक्टर साहब तथागत चटर्जी हमसे भी अब बूढ़े हो होंगे, 2-4 साल उस समय बड़े थे उम्र में। तो यदि देख रहे होंगे तो कहते हैं हाँ भाई कोई है, वीडियो बना रहा है। उसके बाद जो है हम पर ज़्यादा चटर्जी साहब विश्वास करते थे, कैप्टन थे उस समय या मेजर हो गए थे, और एक उदयलाल थे, उन पर कम विश्वास करते थे। कहे भाई त्रिपाठी जी इज्जत का सवाल है। हमने कहा सर कोशिश कर, बोले कोशिश नहीं करेंगे यार, ब्लड निकालना है, एक प्रिक में निकालना है। अरे हमने कहा अरे सर कैसे होगा, जनरल साहब है, क्या पता जब हॉस्पिटल वाले 5 बार में नहीं निकाले तो कहीं 2 बार 3 बार हमको भी लग जाए। बोले नहीं यार कोशिश करूँगा, ठीक है। हम लोग फिर सर धँस करके जो है अपने गाड़ी में बैठे और जनरल साहब के पास गए। तो जनरल से भाई डायरेक्ट कोई मिलता नहीं, उनका पीए होता है। पीए साहब को बताए कि बता दीजिए जनरल साहब को कि हॉस्पिटल वाले आए हैं।
जनरल साहब को जैसे पीए ने अपना बताया तो हाँ हाँ भेज दो। हम लोग गए, नमस्ते किए, सलूट मारे। जनरल साहब बोले हाँ भाई निकालो। हमने कहा सर इस कुर्सी पर बैठे नहीं निकलेगा। तो हाँ, इतना मोटा मोटा गद्दा भाई पहली बार जिंदगी में देखा था जनरल का कमरा, और एक बहुत आलीशान सोफा, और कम से कम 8 कमरे के बराबर तो उनका जो है ऑफिस ही था। तो हमने कहा सर लेटना पड़ेगा आपको। मेरा इशारा था सोफे पर लेटने के लिए। जनरल साहब इतने मस्त आदमी थे, बहुत अच्छे थे। जनरल चतुर्थ साहब जो है, तो एससी चतुर्थ उनका नाम था। देखिए मेमोरी अभी भी खराब नहीं गई है, तो शायद होंगे कि नहीं होंगे अब नहीं बता सकता मैं। और तुरंत उस फर्श पर ही जो गद्दा बिछा हुआ था उस पर कारपेट तो दरी होती है, उस पर लेट गए। डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ा, क्योंकि वो सोचते थे कि डॉक्टर साहब पैथोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, डॉक्टर साहब निकाल लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला करे यार मैं तो जो है माइक्रोस्कोप से टीबी और मलेरिया फाइलेरिया देखता हूँ, मैं कोई सुई थोड़े लगाता हूँ नस में, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होगा। वो तो 5 बार किया, हमको तो 25 बार करना पड़ेगा। तो ही पकड़ सिरिंज। फिर मैंने भी भगवान का नाम लिया। जनरल साहब इतने घबराए थे कितना बारीक पहुंचेंगे। हमने निशाना लगाया और दोस्तों एक बार में लगाया और ब्लड आ गया और खींच लिया। हमने कहा सर हाथ मोड़ लीजिए। बोले हो गया? हमने कहा हाँ। बोला कब डाले और कब निकाले? अरे हमने कहा डाला सर, ये आपका ब्लड है। बड़ा खुश हुए, इतना हंसने लगे, मतलब जैसे जान बची लाखों पाए दोस्तों। उसके बाद जो है, तो जब एसपी सिंह ने कहा कि हमारा इन्होंने जान बचाया है, तो डॉक्टर साहब से जनरल साहब ने कहा यार त्रिपाठी जी के लिए कुछ करना ही होगा। अभी मैं उसका एक मेडल मुझे मिला, ढूंढता हूँ। वीडियो बनाने से पहले आपको मेडल लेके आना चाहिए था, लेकिन अब याद आ गया। तो उस मेडल को मिल जाएगा तो मैं उसमें डालूंगा। मेटेरियल सर्विस मेडल जो है, सराहनीय सेवा मेडल, 11 साल की नौकरी थी उस समय हमें मिला। जो 32 साल नौकरी कर लेते हैं कुछ नहीं मिलता है, और मैंने 11 साल की नौकरी में इसको प्राप्त किया। उसके बाद जनरल साहब ने रिकमेंड किया ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर को, और 11 साल में वहीं पर मुझे मेटोरियस सर्विस मेडल जो है मिला। और वहां पर अच्छे, मतलब जो मेरा पोस्ट था उस पर मेरी गिनती हुई। वहां से मेरी पोस्टिंग मद्रास हो गई। मद्रास में भी मैंने अच्छे काम किए, बहुत अच्छे तरह से। मुझे किसी ने कभी ब्लडी फुल नहीं बोला। बहुत लंबी कहानियां तो बहुत लंबा हो जाएगा। और वहीं से उसी समय मेरे समय एक चक्र ऐसा आया है कि कोई मेरा बीमार पड़ा, और उसी समय मुझे कारगिल में जाना था। 23 आर में हम गए। 23 आर में जाने के बाद मैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री मोदी जी सैनिकों को साथ मिलाने जाते हैं गुरु सेक्टर में, उसी सेक्टर में मैं एक जगह पर पोस्टेड था। वहीं पर एक भीम पोस्ट है, वहाँ पर भी मैं गया। लोग कहते हैं कि एमएमडी से इस रिपीट फायर नहीं हो सकता, एक एक गोली फायर नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ एक सरदार जी लेफ्टिनेंट थे, हमने फायर करके एक एक गोली भी दिखा दिया। लड़ाइयाँ खूब चली वहाँ पर, कारगिल का जो क्षेत्र था। हमें पता नहीं था कि हम कब चले जाएंगे, बचेंगे, क्या करेंगे। जो मेरे दिमाग में आया उस समय अपना गड्ढा खुद का तैयार किया था, अपनी सुरक्षा लिया, और 99 में मैं अपने घर चलाया प्री मेच्योर रिटायरमेंट, क्योंकि मुझे कोई बीमार था मेरा। उसके बाद दोस्तों अपनी एक छोटी सी फर्स्ट एड सेंटर खोल दिया। फिर उसी समय मैंने बीएड गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया, और 2004 में ईसीएचएस एक होता है एक्स सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन का जो है ईसीएचएस हॉस्पिटल होता है, उसमें एज ए फार्मासिस्ट मेरी नियुक्ति हुई। उसका भी एक इंटरव्यू हुआ। बहुत लोग अंग्रेजी बोलने वाले गए थे, एक पोस्ट है, बहुत लोग जाते हैं। जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, दिल्ली से टीम आई थी और उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो हमने कहा सर इस केस में हम एक अस्थमा केस में इंजेक्शन डेरिफाइलिन लगाते हैं, एक बोतल में डाल देते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम इंजेक्शन एड्रेनलिन से भी जो है ठीक कर देते हैं। जब एड्रेनलिन का नाम हमने लिया तो डॉक्टर साहब चमक गए, चौंक गए, बोले एड्रेनलिन कभी लगाए हो? हमने कहा बहुत बार लगाया हूँ, मैं गिनती से नहीं बता सकता। बोला कैसे? हमने कहा मैं जब आर्मी हॉस्पिटल में पोस्टेड था, तो वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं वो भी ट्रेनिंग करते थे, स्पेशलिस्ट भी होते थे। जब मैं इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगती थी, सब लोग मेरे साथ ड्यूटी करते थे। कुछ को तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब डेरिफाइलिन इंजेक्शन से अस्थमा को ठीक करते हैं, और कुछ को
इंजेक्शन एड्रेलिन 0.3 ml इस चमड़ी के नीचे डालकर ठीक करते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से एक दिन पूछा कि हमने कहा सर ये मरीज आते हैं, आप कुछ को तो देखता हूँ कि लोग डेरिफाइलिन से ठीक कर देते हैं और कुछ को बीएम प्रसाद से मैंने पूछा, देखिए मुझे नाम भी याद है, उसमें मेजर थे, और आपने अभी एड्रेलिन लगाकर कई बार मैंने देखा एड्रेलिन से आप ठीक कर देते हैं, एड्रेलिन से तो फिर डेरिफाइलिन का क्या मतलब? तो बोले यार हम लोग को अच्छी पढ़ाई जाती है, जो अच्छा पढ़ेगा वो जानेगा। क्या कि देखो भैया ऐसा है, जो फेफड़े का अस्थमा है, जो लंग्स का जो अस्थमा है, वो जो है वो डेरिफाइलिन से ठीक होता है, और जो दिल का अस्थमा है, कार्डियक अस्थमा जो है वो है, वो जो है एड्रेलिन से ठीक होता है। तो हमने कहा सर जब कार्डियक अस्थमा आता था तो हम उसको 0.3 एड्रेलिन लगाते, उसी में मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। उनको पता चल गया कि ये इंसान जरूरत से ज्यादा जानता है, जिस पोस्ट पर भर्ती होने जा रहा है उससे बहुत आगे, और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर वहां से मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, 3 बार इंटरव्यू गया दोस्तों, लेकिन किस्मत में रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मैं अपना भाग्य नहीं जानता हूं, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके भाग्य भी चलते रहेंगे। और वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक दिन लोगों ने कहा कि आप बीएड हो तो क्यों नहीं टीचर्स के अप्लाई करते हो। मैंने टीचर्स का एग्जाम दिया, पहली बार में सिलेक्शन हो गया। अलीगढ़ था, वहां पर ज्वाइन नहीं कराए। मैं इंटर कॉलेज गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा में मैं ज्वाइन कर लिया। वहां मैं 17 साल किया, इंटर को भी पढ़ाया, हाई स्कूल भी पढ़ाया, 9 से लेकर 12 तक मैंने पढ़ाया बच्चों को, और बच्चे भी वो करते हैं। हमारे 4 प्रिंसिपलों के अंडर में भी मैंने काम किया। पहले शंभू नाथ तिवारी थे, फिर थोड़े दिन के लिए लक्ष्मी सिंह बने, उसके बाद रविन्द्रनाथ तिवारी बने, अभी इसमें हीरा लाल जी हैं, वो भी हैं। मुझे किसी भी प्रिंसिपल ने अपने विद्यालय से हटा करके गार्डी की ड्यूटी अन्य विद्यालयों में नहीं भेजी, और मैं अपने विद्यालय में रहा, सबके साथ रहा, अच्छी तरह से मैंने अपनी ड्यूटी करके 31 मार्च 2023 को मैं वहां से भी सेवा निवृत्त हो गया। तो अभी तो मैं अपने बारे में बताया हूं, और मेरे जो स्टूडेंट हैं मैं कैसे पढ़ाया। मेरे अंदर यही था कि मैं कभी भी अपनी घंटी को खाली नहीं छोड़ा। जो मेरी घंटी थी उसमें मैं पढ़ाने गया, और अध्यापकों के बीच वो भी लोग देख रहे होंगे मेरा वीडियो, वो कह रहे होंगे कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हमारे प्रधानाचार्य श्री हीरा लाल भी देख रहे होंगे, कहते होंगे कि हाँ इन्होंने यह काम सही किया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये नहीं कि झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जनरली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि झूठ बोलने से मेरी आत्मा कांपती है, कुछ खिंचाव आता है, क्यों झूठ बोलना यार। और मैं सिंगल जाता था, सिंगल आता था, कोई नेतागिरी नहीं करता था, अपने काम से काम, सिंगल मैन, और अपनी पढ़ाई में तब भी ध्यान देता था। और रिटायर होने के बाद मेरे छोटे वाले बच्चे ने, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमने कहा क्या करें, तो बोला पापा आप वीडियो बनाइए। उसके गाइडलाइन से मैंने कक्षा 10 के बच्चों से भी सीखा कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे, अभी पूरा तो नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन काम चलाऊ क्या हूँ। मेरे 168 वीडियो बने हैं, आप लोग देखिए। मैंने जितने ही परमवीर चक्र और महावीर चक्र पाए हैं, अमूमन उस पर मैंने वीडियो बनाया है। हमने अपने सनातन धर्म के ऊपर बनाया है, शंकराचार्य भी पता है। हमारी जो विदुषी नारियां हैं, जो हमारी वेदों में वर्णित है, जो पुरुषों से कंधा मिलाकर चली, अपने उन्होंने वेदों की भी रचना की, मंत्रों में वेदों में की है, उन पर भी मैंने बनाया है। गार्गी पर बनाया है, सत्य अनसुईया पर बनाया है, और शंकराचार्य पर बनाया है। महाभारत पर भी मैंने बनाया है। हमारे वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद पर बनाया, भगत सिंह पर बनाया, मैंने सब पर बनाया है। और आप लोग उसको देखिए, आप अपने सनातन को पहचानिए, अपने देश को पहचानिए। यह कब शुरू हुआ कोई नहीं जानता, और सनातन धर्म कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। ये जो है अकाट्य है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा सनातन धर्म आबाद रहेगा। यह बहुत पुराना है, बाकी धर्म तो बीच में आए हैं और उससे। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी समस्याएं हमारे देश में बहुत चल रही है। सेना वश पुलिस, इस देश की रक्षा सेना करती है। कितनी दुर्गम पहाड़ियों में जाती है, सांप घूम रहे हैं, झोंके हैं, माइनस टेम्परेचर है, जंगल है, खाने के लिए कुछ नहीं है, सोने के लिए ठीक नहीं है। अरुणाचल में मैं रहा हूं, लगातार बारिश हो रही है, कपड़े गीले हैं, दांत खाज खुजली हो जा रहा है।
वहां सेना ड्यूटी कर रही है कि हमारे भारतवासी, चाहे वह राष्ट्रपति हो, पीएम से लेकर के एक भिखारी तक हो, मेरे जो ये भारत का नक्शा है, इसमें जितने जीव जंतु मनुष्य हैं, सब लोग चैन की नींद सोए, तो हमारी सेना जो है उनकी रक्षा कर रही है। वो छुट्टी पर आते हैं, किसी काम से किसी को लेकर के थाने में जाते हैं कि भाई आप क्यों नहीं रिपोर्ट लिख कर रहे हैं, इसकी ये समस्या है, वो समस्या है, या रास्ते में कोई बात हो जाती है, तो पुलिस के कुछ गुंडे, वर्दीधारी गुंडे उनके साथ बदतमीजी में आ जाते हैं। कोई दरोगा भी होता है और कोई सिपाही भी होता है। कुछ लोग घेर कर उनको मार देते हैं। अकेले को तो कोई भी मार सकता है, ले जाकर के बंद कर सकते हैं। पुलिस वाला सोचता होगा जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं हमको कुछ पैसा मिल जाए, और सेना का आदमी न लेता है न देता है, तो कहे मैं कैसे दूं भाई पैसा? क्योंकि सिविल में बिना पैसा दिए, चाहे वो किसी का भी राज्य हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का राज्य चल रहा है और यूपी में योगी जी का चल रहा है, पैसा तो हर जगह चल रहा है, इसमें तो कोई गलत है ही नहीं। पैसा ही प्रधान है, तभी आपका काम होगा, कुछ भी कर लीजिए, इसके बिना काम नहीं चल सकता। पैसा आपको देना है, अच्छा से अच्छा मीठा भी बोल रहा है, लेकिन वो पैसा मांगेगा, तो उस पर बहस हो जाती होगी, इस पर कर देते होंगे। यार, आपके गांव का, आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपके जिले का, आप पुलिस में हो, वह सेना में है, आपका सेना की इज्जत नहीं कर सकते हो? उसको थोड़ी सी छूट नहीं दे सकते हो? यदि वो कहीं बदतमीजी भी कर गया है, यार 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने पर घर आता है, वह स्वतंत्र होना चाहता है, जैसे एक पिंजड़े से चिड़िया तोता निकल जाता है, वैसा स्वतंत्र होता है, थोड़ा मस्ती करता है, तो क्या उसको थोड़ा खुली हवा में सांस नहीं ले सकता? बाकी तो वो बॉर्डर पर जाना ही है, और उसके वजह से तुम्हारी बहू, बेटियां, बहनें सब चैन से सो रही हैं। नहीं तो ये बॉर्डर वाले जो है ना मुल्ला, आ जाएंगे और चंगेज खां, मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग की तरह से तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों, तुम्हारी बहनों को इज्जत नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे तरफ से है, मैं तो रिटायर हो चुका हूं, लेकिन जो ऑन ड्यूटी पर हैं, जब वो आते हैं, ये मेरे पुलिस वालों, ये मेरे भारत के वासियों, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उनकी इज्जत करो। और नहीं तो यदि सेना ने 2 घंटे भी यदि अपना हथियार रख दिया, तो 2 घंटे में हम गुलाम हो जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं जातिवाद। बहुत बड़ा हमारे देश में ये लोग फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। अब जाति तो सिर्फ टाइटल रह गई है, अब जाति कहां है? हाँ, जाति वहां पर है रिजर्वेशन लेने के लिए है भाई, लेकिन जो सबर्ड, बैकवर्ड और SC ST का लोगों ने एक झगड़ा फैला रखा है। क्या है SC ST? हमारे यहाँ तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हीरालाल SC के हैं, तो क्या वो प्रिंसिपल की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? बहुत लोग हैं, हमारी राष्ट्रपति मैडम है, हमारे चीफ CGI, चीफ जस्टिस SC के हैं, तो क्या उनको सम्मान नहीं मिल रहा? मिलॉर्ड नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, 2-4 हजार वर्ष, 500-600 वर्ष पहले की बात लेकर के कि हम दलितों को बड़ा ब्राह्मणों ने उत्पीड़न किया। अरे भाई, उनकी नाम लो ना, जो अंग्रेजों ने 1857 में टट गोली चला दिया, फांसी पर लटका दिया, उनकी बात नहीं करते हो। 600 साल, अरे नहीं करने था तो सब क्या लेना है? अब तो सब लोग अच्छा जी रहे हैं, तो पुरानी बात क्यों दिला रहे हो कि हम बड़े कुचले गए, वो करे गए? तुम तो देश में नफरत फैला रहे हो, बस संघर्ष कराना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आज छुआछूत बिल्कुल नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं सेना में था, मेरे बगल में किस जात की चारपाई है मुझे नहीं पता, पता भी है तो कोई बात नहीं। मैं इसमें खाना कौन बना रहा है मुझे नहीं पता, पता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बगल में कौन खा रहा है, ट्रेन में हम जा रहे हैं, किस जात का आदमी समोसा दे रहा है, किस जात का आदमी चाय दे रहा है, होटल में बैठे हैं, ढाबे में बैठे, हम तो जात नहीं पूछते हैं। पर आप जो है जात का नाम लेकर के, कुछ लोग पढ़ लिए हैं ना OBC चाहे SC के, तो वो अपने ही भाइयों को दिखा रहे हैं कि तुम बड़े निकृष्ट हो। अरे अब निकृष्ट कुछ नहीं है, जो बीत गया, जिन्होंने गलतियां की वो सब किए होंगे, उस समय कोई बात रहा होगा, लेकिन आज तो नहीं हो रही है ना। आने वाली पीढ़ी को क्यों आप दिल में बैर फैला रहे हो, क्यों घृणा फैला रहे हो? सब लोग
पान खा रहे हैं, किस जात का पान दे रहा है, चाय दे रहा है, नमकीन दे रहा है, सब लोग जा रहे हैं, सब स्वतंत्र है, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो यह सब चीजें आप थोड़ा पढ़ करके ये भ्रम मत फैलाइए, घृणा मत फैलाइए, जाति संघर्ष की बात मत कीजिए। सब लोग स्वतंत्र हैं और छुआछूत खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, उसको बहुत फैला रहे हैं, प्रोफेसर हैं, कहते हैं रामचरितमानस, रामचंद्र जी का अश्वत्थ जो रामायण है वह हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि राम नाम कोई था ही नहीं। अरे भाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी अदालतें हैं वह प्रूफ पर चलती है, मतलब क्या कहते हैं इसको, दस्तावेज दिखाइए, मतलब प्रूफ कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। तो जो राम है, जो पुराने जमाने की जो चीजें हैं, जो जरूरत नहीं थी उनकी तारीख और डालने के लिए, ये आस्था की चीज है, ये प्रूफ तो कोई नहीं कर सकता। मैं हूं, ऐसे बैठे कहूं कि मैं अपने पिता का औलाद हूं, तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं जब तक मेरा डीएनए टेस्ट नहीं होगा। पिताजी तुम्हारे मर गए, अब उनकी हड्डी कहां से आएगी, डीएनए कहां टेस्ट होगी। लेकिन तुलसीदास ने, सूरदास ने, जो कृष्ण मथुरा नगरी में, आप प्रोफेसर हो, आपने कौन सी किताब लिखी है? वो तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार थे, स्कूल गए ही नहीं तुलसीदास, लेकिन उन्होंने 300 किताबें लिख दी, रामचरितमानस एक ग्रंथ लिख दिया अवधी भाषा में, और आगे चले बहु रघुराई, पीछे से लक्ष्मण सीता माई। आप लिख पाओगे? कमेंट्स करना। एक ब्लैक बोर्ड है मेरा यहाँ पर और सफेद है, पर एक धब्बा ब्लैक लगा देता हूं तो सब किसी पूछे क्या दिख रहा है, तो सब लोग यही कहेंगे काला धब्बा, लेकिन इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड सफेद नहीं दिख रहा है। तो गलती तो आप आसानी से निकाल देते हो, लेकिन जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष मत कराओ। यह हिंदुस्तान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा एक है। इसमें जितने भी राज्य हैं, गंगा जमुना की तहजीब है। एक हिंदू रामेश्वरम भी जाता है चारों धाम करने के लिए, और वहां से एक मद्रासी जो है, एक केरला वाला, साउथ वाला जो है, हमारे संगम में भी अभी महाकुंभ लगा था, हमारे माननीय जोगी जी ने जो लगवाया था, उस पर भी स्नान करने आता है। इसमें नफरत नहीं है, लेकिन आप जो है नफरत बांटते हो। सूरदास ने क्या क्या कृष्ण की लीलाएं लिखी हैं, किलकत कान घुटुरन आवत, किलकारी मारते हुए कृष्ण आते हैं। आप उनके आगे कुछ नहीं हो, उनके पास दिव्य शक्ति है। तुलसीदास जी के पास दिव्य शक्ति थी। लोग बताते हैं, किताबों में लिखा है, जब पैदा हुए थे तो 32 दांत उसके मुंह में था, और उन्होंने 125 साल तक जिंदा रहे। 78 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की, या 76 साल में। 2 साल 11 महीने कुछ दिन इसको भी लगे हैं रचना करने में। और उसमें स्याही कैसे बनाया उन्होंने, कलम कहाँ से लाई, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे किए, इतनी आसान नहीं है तुलसीदास को आप बुरा कर देना। सूरज के ऊपर थूक दो, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता, वह थूक तुम्हारे ऊपर आता है। तुम्हारी मानसिकता पता चल जाती है। इतने घरों में रामचरितमानस का गुणगान होता है, सुना जाता है, गीता सुनी जाती है। उसी प्रोफेसर साहब ने, महाराष्ट्रियन है, टीवी पर आकर के, उनका नाम तो मैं नहीं जानता हूं, जानने की जरूरत भी नहीं, जैसे 32 लोग की, कहते हैं कि रसिया ने कहा कि गीता हमें हत्या करना सिखाता है। अरे रसिया वाले क्रिश्चियन क्या जानेंगे यार गीता के बारे में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् नैनम छिद्यन्ति सहस्त्राणि नैनम दति पावक न च न प्रलुद्यन्त अपो न सुश्रुति मारुत। वो क्या जाने बकवास, अमेरिका क्या जाने, चाइना क्या जाने, जानता है हिंदुस्तान। जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर से, ब्रह्मांड से अपनी आत्मा को निकाल करके काशी नरेश के शरीर में डाल करके और रति क्रिया को सीखा, और मंडल मिश्र की मैंने बनाया वीडियो, 168 मैंने वीडियो बना दिया है, और मंडल मिश्र की औरत के शास्त्रार्थ में सेक्स के ऊपर वो डिस्कशन किए हैं, और मंडल मिश्र उनके शिष्य बन गए हैं। ऐसे ऐसे हमारे ऋषि मुनि हैं। देवरावा बाबा अभी थे, मोतीलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने वीआईपी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सब जाकर उनसे आशीर्वाद लिए हैं। हमारे गोरखपुर के बगल में देवरिया जिला है,
वहां मेले का स्थान वहां पर रहते थे। वो जल मार्ग से चलते, लोग कहते थे बाबा वो कुंभ का मेला लगा है हरिद्वार में, वो कहते थे चलो, और जल के अंदर डूबते थे और सीधे ही हरिद्वार पहुंच जाते थे, इलाहाबाद पहुंच जाते थे, मथुरा पहुंच। वो कभी गाड़ी में उसमें नहीं, जमीन से ऊपर मचान में रहते थे, उनका फोटो में डालता हूं, देखिएगा उनके बारे में आप जरा लिख करके पढ़िएगा। तो हमारे यहाँ तो संतों का देश है ना, तुम्हारे जैसे मतलब नास्तिकों का नहीं है। प्राण निकलता है और तुम कहोगे कि प्राण निकल गए हो, मुझे दिखाओ, तो प्राण तो निकल गया, उसको तो आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखा सकता। उसी तरह से अदालत में राम जी को नहीं दिखाया जा सकता है, कृष्ण जी को नहीं दिखाया जा सकता है। वो था, लोगों ने लिखा, आज हम पढ़ते हैं। उसके बाद जातिवाद पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते हो। रहीम ने भी मेरी भव बाधा रो राधा नागर सोच चातन की छाई पड़े श्याम हरिदूत हो बिहारी ने लिखा है, राधा के किया। मतलब इतने बड़े बड़े जो कवि हैं उनको आपने झुठला दिया। बिस्मिल्लाह खां सरस्वती माता की पूजा करते थे मुसलमान होकर के। रहीम जी जो है राधा कृष्ण की पूजा करते थे, फिर भी वो मुसलमान थे, लेकिन उनको अपना आदर्श माने थे। हमारे यहाँ छुआछूत है ही नहीं, भेदभाव है नहीं। हम लोग नए ऑर्गेनाइजेशन वाले बना रहे हैं। अरे अकबर आया, छोड़ो यार, अकबर के ही मैंने एक जगह दिया था कि महाकुंभ का जब स्नान होता है अकबर के जमाने से शुरू हुआ, इसके बहुत पहले वेदों में लिखा गया था, किसी ने दिया है तो मैंने पढ़ा। औरंगजेब ने क्या किया उसकी चर्चा क्यों करते हो? आज तुम्हारे सामने जो समस्या है उसकी बात करो। मैं छोटा था, मेरे पापा ने इतना बड़ा कचड्ढी दिया था, पापा मेरे बहुत गंदे हैं, मैं पापा से नहीं बोलूंगा। अरे तू छोटा था तो छोटा ही चड्ढी मिलेगा ना, पैजामा थोड़ा बड़ा सा मिल जाएगा, पापा अपना पहना देंगे। तो वही है, पुरानी बात लेकर रो रहे हो। औरंगजेब आया आया गया, जमीन के अंदर गया ना, कोई बचा है उस ऊपर जिसको अल्लाह कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको यीशु मसीह कहते हैं, वो जाना सबको है ना। तो जो अपने अपने पूर्व जन्मों को कर्मों को सबसे प्रारब्ध जिसको बोलते हैं यहाँ पर भुगतना है। मैंने भी भुगता है, आप भी भुगतेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ तभी भी भुगत रहा हूं, कोई नहीं जानता है। और एक दिन जब सब कुछ हो जाएगा, आप जरा फिलॉसफी पढ़िए, शंकराचार्य के दर्शन पढ़िए, रामानुज के दर्शन पढ़िए। शंकराचार्य जी का दर्शन में कहा गया है भगवान सर्वत्र है। किसी ने पूछा कि भगवान इसमें है, इस टोपी में है? बोला नहीं। बोला चश्मे में है? नहीं। बोला मंदिर में है? नहीं। बोला मस्जिद में है? नहीं। पानी में है? नहीं। बोला फिर कहाँ है? उन्होंने कहा भगवान को एक जगह आप रख ही नहीं सकते हो, भगवान सर्वत्र है। विशिष्ट दैत्यवाद। फिर रामानुज ने विशिष्टाद्वैत विशिष्टावाद उन्होंने किया, मंदिरों का स्थापना किया कि भगवान यहां है। मंदिर का इसलिए किया कि जब आप मंदिर में जाओगे, एक नियम बना दिया जाएगा, नहा धो करके बढ़िया से हो करके, तो जब वहां बैठोगे तो मूर्ति होगी, खड़ी मूर्ति के चरण ही पहले दिखते हैं, उस पर ध्यान लगाओगे, क्योंकि भगवान उस मूर्ति में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, बगल में भी है, दूर में भी है, धूप में है, पेड़ में है। लेकिन उस मूर्ति पर जब ध्यान लगाओगे तो आप भगवान का भजन कर सकोगे, उससे जुड़ सकोगे। मुसलमान कहते हैं ना कि कहीं भी बैठ जाते हैं, एक अंगोछा या तौलिया कुछ भी बिछा कर लेते हैं, भगवान सर्वत्र है, भगवान को नहीं बांधा जा सकता है। तो कहने का मतलब है, कबीर कहते बंदो मोको कहां ढूंढो मैं तो तेरे पास में। कहते मुझे कहां ढूंढते हो, तुम्हारे पास में हूं। इस कुर्सी को भगवान मान लो, इस मोबाइल को भगवान मान लो, कुछ भी मान लो, पूजा कर लो, याद कर लो, उसी में है। उसके बाद आज मॉडर्न हम कहलाते हैं, बीमारियां घेरी हुई हैं। सुबह कोई कोई उठता है जाकर के मॉर्निंग वॉक करके आता। अरे आप अपने घर में मॉर्निंग वॉक करो, घर में मदद कराओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, यहाँ तक कि सब्जी काटो, सब कुछ करो यार, अपना ही घर तो खाएगा, हम तो करते हैं। ये वीडियो हमारी पत्नी भी देखेगी, हमारे 2 बच्चे हैं, जवान है, वो भी देखेंगे, एक बहू भी है, एक पोता है, एक पोती है, सब मेरे पास है, वो सब देखेंगे। बाबा करते हैं, पति करते हैं, पापा करते हैं, मुझे कोई शर्म नहीं आता। मैं तो सेना से आता था, अपना जो थाली खाता था, थाली को तुरंत उठाता था, उसको धो कर रख देता था। माँ मोरी बोलती थी क्या कर रहे, मैंने करे यार, तू धोएगी मैं धो दिया, तू तो मेरी माँ है ना।
तो मैं अपनी माँ के साथ हर काम करता था। मुझे नहीं शर्म लगता है, काम करने मुझे शर्म नहीं लगता है। उसके बाद मैं आज भी अपने घर में झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। मेरी पत्नी कभी बीमार हो जाती है या हम दो ही हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, कोई नहीं रहता था, तो ठीक है, हम सब्जी काट रहे हैं, तब तक तुम गैस जलाओ, उस पर दाल बनाओ। तो ये सब करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, जिससे आप फिट रहेंगे। मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैं इस पर जरा आपको ये दिखाता हूँ कि ये मेरा जो है पर्सनालिटी है, और उस वीडियो में देखेंगे तो इतना मोटा था। मैं 88 किलो का था, लेकिन मैंने घटा करके अपनी बॉडी को 76 किलो का बना दिया। उसके बाद हमारी बहनें, माताएं, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जो जिस हिसाब से सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं, आप अपनी सनातन धर्म में चलिए। इस बूढ़ी स्त्री का फोटो देखिए आप। जब यह जवान रही होगी तो इसके बहुत से चाहने वाले रहेंगे, लेकिन आज यह बूढ़ी हो गई है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। इसको पूछेगा कौन? इसका सिर्फ पति। तो जो हमारी बेटियां हैं या बहुएं हैं, जिनसे उनके माँ बाप ने शादी कर दिया है, आप उन्हीं को परमेश्वर मानिए, उन्हीं को अपना साथी मानिए, उन्हीं का आप जीवन साथी मानिए, उन्हीं के साथ जीवन काटिए। क्योंकि जब सारी दुनिया आपको छोड़ चुकी होगी, तो वह पति ही आपका साथ देगा, बाकी कोई नहीं देगा। उसी तरह से मैं उन भाइयों, उन पतियों को कह रहा हूं कि जब आप भी अब जवान हो, खूब टर्रा पी लो, दारू पी लो, गुटखा पान खा लो। जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जब आप चलने के काबिल नहीं रहेंगे, तो उस जिस पत्नी को आपने दुत्कारा है, बेइज्जती किया है, वही पत्नी आपका हाथ पकड़ करके बाथरूम ले जाएगी और 2 रोटी कांपते हुए हाथों से रोटी बना करके आपके मुंह में डालेगी। याद रखना, यही सत्य है। एक पार्क में 4 लोग बैठे थे। एक प्रोफेसर साहब थे, एक डॉक्टर प्रोफेसर साहब थे, एक पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, एक वैज्ञानिक थे, एक अध्यापक थे। मतलब चारों फर्स्ट क्लास थे। तो कहते थे जब मैं था तो ये किया, मैं था तो ये किया, मैं था तो ये किया। मास्टर साहब क्या रहेगा बेचारा, मास्टर साहब तो मास्टर ही रहता है। तो बोला देखिए भैया, मेरे घर में एक 500 वाट का बल्ब था, एक कमरे में 100 वाट का था, एक कमरे में 60 वाट का था, और बरामदे में 5 वाट का या 0 वाट का था। एक अपने समय में खूब लाइट दिए, लेकिन जब ये फ्यूज हो गए तो मैंने सबको उतारा और वह एक कचड़े में डालना पड़ा। तो वैल्यू तभी होती है जब वर्दी होती है, जब पोस्ट होता है। नहीं तो सब लोग, आज हम लोग चारों यहाँ बैठे हैं ना पार्क में, न कोई आईजी का ड्रेस है, न जनरल साहब का ड्रेस है, न प्रोफेसर मतलब कोई और अधिकारी का ड्रेस है, पुलिस का है। अब हम लोग एक प्रकार से वो जो 4 बल्ब थे ना, 100, 500, 100, 60 और 0, उसी तरह से हम लोग हैं। तो कचड़े में फेंकेंगे, हम यहाँ हैं, और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम चल भी नहीं पाएंगे, सब कुछ छूट जाएगा। तेरा मेला पीछा छूटा, राही चल अकेला, ये गाना है। मेला पीछे छूट गया, अकेले चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई यही है कि आप अपने धर्म पर, अपने कर्म पर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अपने माँ बाप जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करते रहिए, क्योंकि जो आप करके देंगे वही बच्चे आपको करके देंगे। अब एक छोटी सी बात बता दूं, बर संघर्ष पर, इसी पर मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा। क्योंकि एक पहलू यदि बुरी होती है तो एक पहलू अच्छी भी होती है। अंग्रेज जाने लगे, देश का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे पर लोग कहते हैं कांग्रेस ने बांटा, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। मैं भी कुछ पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अध्यापक हूँ, कुछ फौज में भी था, किसी पोस्ट पर था, मेडिकल विभाग में था, तो मेडिकल भी जानता हूँ, कुछ पढ़ाई भी जानता हूँ। और उम्रदार 66 साल चल रहा है, दुनिया भी खूब देखी है। तो जो नौजवान बच्चे हैं या जो मेरे साथ वाले हैं, चाहे जो भी है, शिक्षा कहीं से मिल जाए। सोना यदि बिस्टा में मैलम भी पड़ा हो, निकाल लो, धो लो, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। बीच में एक चीज अभी याद आ गया मुझे, अछूत 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 कहते हैं।
संत रविदास किस जात के थे भाई? वो भी तो एससी के थे ना, लेकिन उनको इसी भारत में संत का दर्जा दिया है। मनमोहि चंगा कठौती में गंगा, राजा के सामने भगवान किसी का एक का नहीं है, भगवान सबका है। गंगा जी को अपने कठौती, जो चमड़े का बर्तन सीलने वाला था, रानी का कंगन निकाल कर दे दिया था। तो आप खुद चमकिए, ये नहीं कि हमारे साथ छुआछूत नहीं, ये आपकी कमजोरी है। आपको भड़का रहे हैं, आप वोट लेने के लिए लोग आपको भड़का रहे हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। आप चमकिए, जैसे संत रविदास चमके, आज उनके ऊपर जयंती मनाई जाती है, पूरा भारत उनको नमन करता है। वाल्मीकि जी कोई पंडित जी नहीं थे, लेकिन उन्हें जब लिख दिया रामायण, वाल्मीकि के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करता है, ऐसे लोग नहीं करते हैं, सिर्फ तुलसीदास पर करते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण थे। रामायण है ना। उसके बाद जो है छुआछूत नहीं है, ये जो कहता है वो गलत है, मैं उसको नहीं मानता हूं। तो जब देश आजाद हो रहा था, बंटवारा हो गया, बंटवारा हुआ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। यदि बंटवारा नहीं होता तो आज 20 करोड़ मुसलमान हैं। आज कहा जाता है हिंदू खतरे में है, और जब भैया 60 करोड़ मुसलमान होता, 80 करोड़ मुसलमान होता, तब क्या कहते आप? और कुर्सी की लालच तो जिन्ना को थी, कायदे आजम बनना था। मैंने इस पर बनाया है कि जिन्ना ही इसका कर्णधार है। लॉर्ड माउंटन बेटन ने जिन्ना को भड़काया था कि तुम अलग कर लो, क्योंकि जब हम चले जाएंगे तो तुम प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, तुम 2 नंबर के नागरिक गिने जाओगे, जैसे हमारे जमाने में। इसलिए वो कायदे आजम बनना था, और उसने अपने आदमियों को भड़काया, जबकि जिन्ना हिंदू था, कन्वर्टेड मुसलमान बना था, उस पर भी बनाया। उसके पिता भी जी थे। मेरे 168 वीडियो है, मैं कभी गंदी नहीं बनाया। आजकल की गांव की औरतें कहां कहां कितनी, हमारी बहू बेटियां बहनें कितने गंदे गंदे वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर, आप देख लो। लेकिन मेरा वीडियो डालो, एक टोपी लगा हुआ वीरेंद्र त्रिपाठी के नाम से, एक भी अश्लील आपको नहीं मिलेगा। आपके समाज का मिलेगा, आपके काम का मिलेगा, आपके ज्ञान का मिलेगा, आपके मार्गदर्शन के लिए है, आपकी अलौकिक उन्नति के लिए मेरा वीडियो बना हुआ है। कभी गंदा नहीं है। कभी भी ब्लूटूथ से या तार लगा लो और सुनते हुए चले जाओ, उसके बाद आप देख लो। तो देश बट गया, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो मुल्ला होते ना तो रोज तलवारें खींचती, और रोज गदर होता, और रोज लोग मारे जाते। तो जो हुआ सो हुआ। जवाहरलाल नेहरू एरू गैरू नहीं थे, सरदार पटेल एरू गैरू नहीं थे, महात्मा गांधी एरू गैरू नहीं थे। हमने देखा है जहां पर लोग गर्म कपड़ा पहन करके, देखा नहीं, फोटो में देखा है। और जब कोलबे सम्मेलन में गए थे, जॉर्ज पंचम वहां का राजा था, मैंने भी बनाया है। तो यह एक धोती को लपेट करके आधी पहन करके उस ठंड में वो आदमी बैठा था, और उनको कहते हो कि गांधी जी गंदे थे। राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस को तो आप जानते हो ना, वो भी गंदे थे। मेरे ख्याल से कोई गंदा नहीं बोलेगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इस, जिसको आप गंदा कहते हो, राष्ट्रपिता की पदवी दी थी। राष्ट्रपिता कहा था टोक्यो रेडियो स्टेशन से। तो जब इतने बड़े नेता ने पदवी दी, तो आप कैसे कहते हो कि राष्ट्रपिता वो गंदे हैं? तो कभी भी अपनी ओछी बुद्धि मत लगाना। और एक भाई साहब से बात हुआ था, हमने कहा यार, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो हमने कहा ईश्वर अल्लाह तो सब एक ही बनो, नहीं, और मुसलमानों का अल्लाह अलग है। हमने कहा स्वर्ग अलग है क्या? हाँ, बोला स्वर्ग भी अलग है। मतलब उनको ब्रेन वॉश होकर के कर रहे हैं कि स्वर्ग भी अलग है, और वो भी है, सूरज भी एक अलग होगा, चंद्रमा भी अलग है, पृथ्वी भी अलग है, हवा भी अलग है, पानी भी अलग है। ऐसे ऐसे जो ने जिनका ब्रेन वॉश होकर के बैठे हुए हैं, और ऐसे हैं, और हंसेंगे बहुत बढ़िया। तो कोई बात नहीं, इसी के साथ मैं आप अपना वीडियो खत्म कर रहा हूं। मेरे वीडियो को देखिए, और एक ही रिक्वेस्ट है, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीरेंद्र त्रिपाठी के नाम पर। आप लोग कम से कम एक गुरुजी, अध्यापक, एक फौजी के नाते, आपकी बहन भी, आपकी माँ भी, सब लोग वीडियो देख सकते हैं। उसको देखिए और उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मस्त रहिए। जाना सबको है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही वापस बुला रहे हैं। तो जाना सबको है, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूथ पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नैनं छद्यन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलयन्तापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा अजर और अमर है, ये कपड़े उतर जाएंगे। ये जो 5 तत्व का जो कपड़ा हमारी आत्मा ने पहना है, स्थूल बॉडी है, ये गल जाएगी, जल जाएगी, दफन हो जाएगी, पर यह आवाज ही रह जाएगी, पहचान है। ये तो बहुत से अच्छे अच्छे गाने बने हैं। तो कहने का मतलब है जय हिंद जय भारत। वीडियो लगे इसमें कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, चाहे बुरा ही कमेंट्स कीजिएगा। कहते निंदक मेरे राखी आंगन कुटी छवाए, यदि मेरे अंदर कोई कमी है तो आप हमारी निंदा कीजिएगा, लेकिन निंदा जरा इज्जत के साथ कीजिएगा, बदतमीजी के साथ मत कीजिएगा। मैं आपके ही बीच का हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, मैं सूटेड बूटेड आदमी नहीं हूँ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मैंने मेडिकल भी सीखी, टीचर्स का भी सीखा, बंदूक चलाना भी सीखा, और मैं अपना मेडल भी मिल जाएगा कहीं रखा हुआ है। मैं ज़्यादा फोटो नहीं खिंचाया अपना, और हमारे साथ अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने काम किया, मैंने भी उनके साथ काम किया, और जितना मैं था उतने में मैं अच्छा था। इसी का जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।